हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड ये एक सवाल है। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर दिस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको पिछले सारे सवाल अगर देख लोगे ना तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, ठीक है? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है यार, और ये आपको 2011 की गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, और ये 2010 की गिवन है, ठीक है? बस ये डेटा इधर से 10 का, ये 11 का, और ये फर्दर एडजस्टमेंट्स हैं। ये आपको यूज़ करके एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो सबसे पहली हेडिंग होती है फॉर एनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो आप जब भी स्टार्ट लेते हो ना तो वो स्टार्ट आप हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से लेते हो, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ समझानी है, वो ये है कि आपका ना हमेशा क्या होगा, उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, वो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन होता है, बट अगर आप ये सवाल देखोगे ना तो इस सवाल में आपको कहीं पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिवन, ठीक है? दिस इज रिलेटेड टू टैक्स एंड इनकम और डिविडेंड, दिस इज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स, दिस इज लाइक द ब्रेक डाउन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, दिस इज रिलेटेड टू द सेल एंड दिस इज रिलेटेड टू द पेटेंट्स। मतलब बात करने का मकसद ये है कि आपको कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं गिवन जिसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन हो। तो ये सवाल मैंने चूज़ इसीलिए किया बिकॉज मैं आपको सिखा सकूं कि अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिवन तो उसको आप बैलेंस शीट से कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है? तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रख लो कि यार देखो, यहाँ पे बात करते हैं इसकी। देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो प्रॉफिट होता है ना वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके ऐड होता है, ठीक है? देखो, आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी एट स्टार्ट, ठीक है, इसमें से आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होगा ना उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? अगर लॉस फॉर द ईयर होगा तो वो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हो। ये अब एस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट खैर होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका यहाँ पे हमेशा ऐड होता है, और लॉस फॉर द ईयर अगर होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप कोई डिविडेंड पे करते हो ना तो वो अभी आप रिटेन्ड अर्निंग्स में से करते हो, ठीक है? डिविडेंड पेड जो होता है वो भी सब्ट्रैक्ट होता है, एंड ये जब तीनों चीज़ों कर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है जो आंसर, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स एट एंड, ठीक है? रिटेन्ड अर्निंग्स एट एंड, ये फॉर्मूला है। मतलब दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आपका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो आपका रिटेन्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी जो बनाते हो उसमें भी जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड करते हो जाके, ठीक है? तो इस तरीके से जो रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है वो ये होता है, रिटेन्ड अर्निंग एट स्टार्ट, उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर, एंड अगर कोई डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो आपने यहाँ से करना है। अब एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि बोनस इशू कभी भी रिटेन्ड अर्निंग में से नहीं देना। आपने बोनस इशू को आपने हमेशा शेयर प्रीमियम या फिर जर्नल रिजर्व्स में से पे करना है। आपने कभी भी उसको रिटेन्ड अर्निंग में से आपने कभी भी नहीं पे करना। लाइक बोनस इशू को एडजस्ट आपने हमेशा शेयर प्रीमियम या जर्नल रिजर्व्स में से करना है। अच्छा, अब सीन ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा, और वो ये है, देखो ये देख रहे हो इक्विटी, इस इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। अब रिटेन्ड अर्निंग्स एट स्टार्ट कितने, 1125, एंड एट एंड 1170। मतलब रिटेन्ड अर्निंग एट स्टार्ट भी गिवन है। ये मैं स्टार्ट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये 2010 है एंड ये 2011 है, ठीक है?
तो इसलिए दिस इज़ गोना बी स्टार्ट एंड दिस इज़ गोना बी एंड, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग एट स्टार्ट जो है वो आपके पास कितना है 1125, ठीक है। और इसमें आप लेट से जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो x है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरह लिखता हूँ, देखो 1125 लेट से आपका एट स्टार्ट है, इसमें आप ऐड करोगे जो भी आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे जो आपने डिविडेंड दिया है। अगर आपने डिविडेंड दिया है तो वो सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर नहीं दिया तो उसकी जगह ज़ीरो लिख दो। ये तीन ही चीज़ें होती हैं। अब अगर आप इस एडजस्टमेंट को पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 1 को, तो ये आपको ये बता रहा है कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 30,000। तो डिविडेंड पेड कितना है, वो मेरे हिसाब से 30,000 है। तो 30,000 मैं यहाँ से लेस कर दूंगा, 1125 है तो ज़ीरोज़ कॉमन लिए हुए तो 30 लिखता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो रिटेन्ड अर्निंग एट द एंड आपके पास बचता है वो है 1170। तो यहाँ से अगर आप x को सब्जेक्ट बना लो तो यू विल गेट टू नो दिस थिंग कि आपका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बनता है वो बनता है 1170 माइनस 30 उधर है तो यहाँ पे आके प्लस 30 हो जाएगा, एंड ये 1125 वहाँ पे जो पॉजिटिव है इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 1125 है, सॉरी 1125। अच्छा यहाँ से आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ये आपका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है एक्स जो है ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो बनता है वो आपका 1 मिनट 15,000 बनता है, ठीक है। 15,000 नहीं 75। 1 मिनट वेट यार, मुझे सिर्फ 1 मिनट देना। अच्छा जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर बनता है ये आपका बनता है 100 एंड क्या मसला है यार। हाँ जी, सो बेसिकली आपने इधर से प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लेना है 1170, उसमें आप प्लस करोगे 30 एंड उसमें से आप लेस करोगे 1125। तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो 75,000 बनता है। सो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 75,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर। सॉरी मुझे एक कॉल आ गई थी। अच्छा सो बेसिकली ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अब आपको ये एक चीज़ समझनी है कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स में आप ये प्रॉफिट है ना, ये है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये जो 75,000 आया है ये आपका है, मतलब सारे टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लेस करके उसके बाद आया है, ठीक है। अब आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कुछ भी लेस नहीं हुआ होता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप लेस करते हो, सॉरी 1 मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप लेस करते हो इंटरेस्ट, तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। इसको लाइक नेट प्रॉफिट भी कहते हैं और इसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप इधर से लेस करोगे टैक्स तो आपको पता चलेगा, इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका 75,000 आया ना, ये 75,000 जो आया है ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से,
तो आपको टैक्स फॉर द ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर उसमें अगर ऐड बैक कर दो, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करते हो और टैक्स लेस करते हो तो इधर तक आते हो। यहाँ से आप अगर वापस यहाँ पे जाना चाहते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें ऐड बैक करनी पड़ेंगी। तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 75,000 है उसमें 75,000 में ऐड कर दो इस सब को, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ बिकॉज ये एक फॉर्मूला है जो आपको समझ भी आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस 75,000 में अपना इंटरेस्ट और टैक्स दोनों चीज़ें ऐड कर दो, वो कितने हैं मेरे हिसाब से, तो आपका अगर एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ोगे ना तो यू गेट टू नो कि आपका इंटरेस्ट पेबल 32 है और टैक्स पेबल 28 है। तो 32 और 28 को अगर आप ऐड कर दोगे यू विल गेट टू नो, ये अब आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी उधर जाके। इसमें मैं अगर ऐड कर दूं +32,000 +28,000 तो आई यू विल गेट टू नो कि मेरा जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर बनता है वो 135,000 है, ठीक है। ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, ये जो 75,000 आया है ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसमें मैंने टैक्स फॉर द ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऐड बैक किया ताकि मुझे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाए। तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही सबसे मुश्किल काम था निकालना, अब ये हमने निकाल लिया है। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेरा आ गया है वो आया है मेरा 135,000, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इधर दूसरी वर्किंग करनी है डेप्रिसिएशन की, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। डेप्रिसिएशन आपने हमेशा ऐड बैक करनी होती है। एक चीज़ आपने याद रख लेनी है कि आपको जब भी कॉस्ट एंड accumulated depreciation एट स्टार्ट एंड accumulated depreciation एट एंड गिवन हो तो आपने हमेशा अकाउंट्स बनाने हैं उसके, आपने कभी भी उसको फार्मूलाज के थ्रू और कोई काम ही नहीं करना। अब एक बात आपने याद रखनी है उसके अलावा कि आपकी लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। ये एक लाइक फैक्ट याद रख लो कि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी आपकी और प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके डेप्रिशिएट होंगे, ठीक है। आपकी लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। अच्छा, अब आपने बिकॉज अब यहाँ पे बिल्डिंग का एक चीज़ उधर ऊपर से समझाता हूँ बैलेंस शीट से ताकि आपको कोई वो मसला ना हो। देखो ये हैं आपके पेटेंट्स, ये समझ रहे हो, ये आपके इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ इनका क्या करना है, ठीक है। इनकी भी डेप्रिसिएशन होगी बट वो मैं समझाता हूँ कैसे निकालनी है। ये आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ये उनकी नेट बुक वैल्यू गिवन है एट स्टार्ट एंड एट एंड, ठीक है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो नेट बुक वैल्यू है ना, अब और ये जो नेट बुक वैल्यू है इसके अंदर ये लैंड एट वैल्यूएशन भी गिवन है, ठीक है। और उसके अलावा ये बिल्डिंग और प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ये तीनों का ब्रेक डाउन यहाँ पे आपको गिवन है जो आपके नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। तो अब बिकॉज उसने कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन की हुई है बिल्डिंग की भी प्लांट एंड इक्विपमेंट की भी, तो आप इसके लिए डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। डेप्रिसिएशन के आप अकाउंट्स बनाओ। वो अकाउंट्स कैसे बनाओगे, मेरे हिसाब से अगर आपकी जगह मैं हूँगा तो मैं यहाँ पे उसके अकाउंट ऐसे बना लेता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने होते हैं, ज़्यादा मसला नहीं होता है। डेप्रिसिएशन का अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, और एक अकाउंट मैं यहाँ पे बनाऊँगा प्लांट एंड मशीनरी का, डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज इनका मुझे अब वो गिवन है, तो डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। बी डी यहाँ पे आएगा, सी डी यहाँ पे आएगा, इसका भी बी डी यहाँ पे आएगा, सी डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा इधर बाहर करके लिखता हूँ, सी डी यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आता है और अगर आपने कोई डिस्पोजल किया हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी और इसमें भी डिस्पोजल की वैल्यू यहाँ पे आएगी
और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये इसकी पार्टीशन भी मैं आपको करके दे रहा हूँ। अच्छा, अब सीन ये है कि आपने यहाँ पे, यार ये हो गया गलत, एक काम करता हूँ ना, हाँ इस तरह अलग अलग से बना लेता हूँ ऊपर नीचे, वो आसानी होगी। ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा अब ये आपने याद रखना पड़ेगा कि इसका बीडी ये आएगा, ये फॉर्मेट है इसका, याद रख लो बेशक। सीडी इधर आएगा, इनकम स्टेटमेंट इधर आएगा, और अगर आपने कोई डिस्पोजल किया है तो वो इधर आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने ये करना है, बीडी इधर लिखना है। बीडी मेरे हिसाब से कितना है इसका, तो बीडी जो है यहाँ पे अगर आप आ जाओ देखो बिल्डिंग का, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 212 327, 212 यहाँ पे लिखूँगा एंड 327 यहाँ पे लिखूँगा। मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब मैंने ये भी देखना है कि मैंने कोई डिस्पोजल तो नहीं किया बिल्डिंग का। देखो अगर मैंने कोई डिस्पोजल किया होता, या फिर मुझे एडजस्टमेंट्स में वो बता देता, या फिर उसकी कॉस्ट चेंज हो जाती। ये देखो कॉस्ट 1200 है, यहाँ पे भी 1200, इसका मतलब है ना आपने कोई ख़रीदा है ना आपने कुछ बेचा है बिल्डिंग में। तो सेंस आपने नहीं बेचा तो इसका डिस्पोजल हुआ ही नहीं है, डिस्पोजल हुआ ही नहीं है तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेस होगी। तो आप इधर मेरे हिसाब से आप ये बनाओ ज़रूर, यहाँ पे डिस्पोजल लिख के उसकी जगह ज़ीरो लिख दो। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस आउट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी जो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बनती है, इज दिस 27,327 नहीं होगा यार, ये मैं प्लांट एंड मशीनरी का कर दिया यार, सॉरी, ये मैंने प्लांट एंड मशीनरी का कर दिया। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी का है। अच्छा अब प्लांट एंड मशीनरी, यार इसका नाम चेंज कर लो प्लीज़ यार, ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है। सॉरी सॉरी, इट्स माय बैड, इट्स माय बैड, माय बैड, माय बैड। फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी का अब सीन ये है कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा डिस्पोजल का, यहाँ पे अब वो दूसरा भी बताता हूँ, बस मैंने सिर्फ वो वैल्यूज़ दूसरी नीचे वाली लिखनी है तो मैंने कहा अकाउंट तो बनाना ही है, बस ये है कि अब प्लांट एंड मशीनरी का कर देते हैं। अब अगर प्लांट एंड मशीनरी का देखो तो अब यहाँ पे अगर देखो ये प्लांट एंड मशीनरी है ना, बी डी सी डी 212 327 मैंने इसका लिख दिया था। ठीक है, तो समझो ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बन रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी विच इज कॉस्ट 92,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 75,000। इसका मतलब है इसका डिस्पोजल हुआ है, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन उसने आपको बता दी है 75,000 की, तो यहाँ पे आप 75 लिख दो। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस आउट करो तो आपको पता चलेगा कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज किया आपने। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी जो आएगी वो मेरे हिसाब से आपकी 190,000 आएगी। ठीक है, 190,000। ठीक है, 190,000। अब इसको आप बैलेंस आउट करो, ये बैलेंस होता है 402,000 से। बेसिकली पहले आपने ये बैलेंस आउट करना होता है, लाइक आपने ये 402,000 का सम पहले लिखना है, इसको सम करना है, 402,000 इधर लिखना है, तो इस साइड पे भी नीचे 402,000 लिखना है, उसके बाद ये मिसिंग फिगर आपने निकालना है। दिस इज़ बेसिकली 190,000। अब ये किसकी है, डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब इसी तरह से बिल्डिंग का भी बनाना है। ठीक है, तो बिल्डिंग का बी डी इधर आएगा, सी डी इधर आएगा, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आएगी और यहाँ पे डिस्पोजल आएगा। ठीक है, तो डिस्पोजल तो बिल्डिंग का ज़ीरो है, बीडी मेरे हिसाब से बिल्डिंग का जो होगा वो कितना होगा, मेरे हिसाब से बिल्डिंग का बीडी ये गिवन है 144 एंड दिस इज़ 168। तो बीडी सीडी आप यहाँ से लिख लो, बीडी इसका 144 आ रहा है, 168 आ रहा है। ठीक है, अब डिस्पोजल आपका ज़ीरो है, बिकॉज देखो या तो वो हमें एडजस्टमेंट्स में बता देता कि डिस्पोजल हमने कुछ किया है, ठीक है, उसने हमें एडजस्टमेंट्स में नहीं बताया। एक तरीका तो ये है कि उसने हमें एडजस्टमेंट्स में नहीं बताया, बट दैट इज़ नॉट द फेयर वे टू फाइंड आउट कि यार आपका क्या सीन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका कॉस्ट अकाउंट बनाओ। ठीक है,
कॉस्ट अगर आप देखोगे ना तो इसकी कॉस्ट जो है वो सेम है। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपने ना इसका कुछ बेचा है ना आपने कुछ खरीदा है। 1200 ठीक है। तो कॉस्ट अगर चेंज नहीं हो रही इसका मतलब है आपने ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। तो यहाँ से आपकी इसकी जो डेप्रिसिएशन बनती है वो मेरे हिसाब से 24,000 बनती है, बिकॉज अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये 168,000 बनता है। ठीक है, इस साइड का टोटल भी 168,000 होना चाहिए। ठीक है, और इधर 24,000 से इनकम स्टेटमेंट को आप बैलेंस आउट कर दोगे। ठीक है, ये आ गया प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। अब टोटल डेप्रिसिएशन जो आएगी वो 190,000 एक की आएगी एंड 24,000 एक की आएगी। ठीक है, तो वो टोटल कितनी बन जाती है? मेरे हिसाब से ये आपकी जो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बनती है वो 214,000 बनती है। एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमेशा आपने ऐड बैक करनी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपने ये इस टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स तो आपके हो गए हैं। अब आपने इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट्स जो कि पेटेंट्स हैं, ये देख रहे हो पेटेंट्स। अब इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होती है उसके लिए जो स्पेशल टर्म यूज़ होती है वो होती है आपकी दूसरी क्या नाम है, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसकी डेप्रिसिएशन की जो स्पेशल टर्म यूज़ होती है वो अमोर्टाइजेशन यूज़ होती है। अब सिंस देखो ये जो आपके टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स थे उनका ब्रेकडाउन नीचे गिवन था, कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि लैंड कभी भी डेप्रिसिएट होती ही नहीं है। ठीक है, लैंड डेप्रिसिएट नहीं होती। अब इनका तो कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन था तो हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लिया, बट इसमें आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं गिवन, ना ही कॉस्ट गिवन है एट स्टार्ट एंड एट एंड। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नेट बुक वैल्यू गिवन है। तो नेट बुक वैल्यू को भी फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं यहाँ पे नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो, नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट बुक वैल्यू एट स्टार्ट, नेट बुक वैल्यू टू नेट बुक वैल्यू चलना है, वैल्यू एट स्टार्ट उसमें आपने ऐड करना है, वैल्यू एट स्टार्ट को ऐड करना है इसमें। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करी है, ठीक है, उसमें से आपने लेस करना है नेट बुक वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव सोल्ड। ठीक है, एंड उसमें से आपने लाइक नेट बुक वैल्यू एट एंड आपने सब्ट्रैक्ट करोगे आप वैल्यू एट एंड जब आप लेस करोगे, लाइक परचेज जो किया आपने ऐड करना है, सेल आपने लेस करना है, वैल्यू एट एंड भी लेस करना है, तो यू विल गेट टू नो कि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसमें से आप दो, या तो आपको डेप्रिसिएशन दे देगा और वैल्यू एट एंड निकालनी पड़ेगी, या फिर लाइक कोई सेल निकालनी पड़ेगी, या आपको परचेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको तीन चीज़ें दे देगा, चार, और आपको एक चीज़ इसमें से मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपने उसने आपको वैल्यू एट स्टार्ट दे दी है 150। ठीक है, वैल्यू एट एंड आपने दे दी है 125। ठीक है, अब उसने ये भी बता दिया, अगर आप ये एडजस्टमेंट पढ़ लो प्लीज़, तो यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि देयर वाज नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ पेटेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ना कोई सेल किया ना परचेज किया। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने सेल परचेज कुछ नहीं किया तो आपका ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे सॉरी, ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी ज़ीरो होगी और ये भी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन इसकी 25,000 बनती है। ठीक है, 25 बनती है, बट इसके लिए जो वर्ड यूज़ करोगे ना आप, वो डेप्रिसिएशन का नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। वो भी सेम होता है, बस उसका नाम चेंज है। जो आपके टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन होता है, जो आपके इनटेंजेबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनके पास अमोर्टाइजेशन होती है। तो ये 25,000 आप ऐड करोगे। अब आपने उसके बाद देखना है जो आपने सेल किया है उस पर आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें ये जो आपने प्लांट एंड मशीनरी, देखो बिल्डिंग लैंड तो आपकी सेम है 1600, बिल्डिंग भी आपकी सेम है ये 1200। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आपको कह रहे हैं आपने सेल किया है, ठीक है, और
जो पेटेंट्स हैं वो आपने सेल नहीं किए, ठीक है। तो इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी का ही सेल है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इस पर आपको गेन ऑन डिस्पोजल हो रहा है या लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अगर इसका देखोगे तो आपको 3,000 का गेन ऑन डिस्पोजल होगा। वो बताता हूँ कैसे। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट हैज़ कॉस्ट 92,000, उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 75,000 थी। अब 92 और 75 का अगर आप डिफरेंस लेते हो ना, तो वो आपको पता है कितना आता है। 92 और 75 का जो डिफरेंस लेते हो उसकी नेट बुक वैल्यू है। 92 में से 75 लेस करो तो यूल गेट टू नो कि इसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 17,000 है। अब इसका आपने बेचा है 20,000 का, तो आपको जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो 3,000 का हो गया, ठीक है। तो गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो 3,000 का। अब ये 3,000 का गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3,000 का, तो यू विल गेट टू नो कि आपका आगे क्या करना है। अब गेन ऑन डिस्पोजल के बाद आपने देखना होता है इन्वेंट्री को, रिसीवेबल को और पेएबल को, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ इन्वेंट्री को, ठीक है। मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ और अब चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए भी आसान हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्री को अगर मैं देखता हूँ तो इन्वेंट्री को देखो, यहाँ पे करंट एसेट्स देखो, इन्वेंट्री आपकी 106 से 124 पे चली गई है। इसका मतलब ये है कि आपकी 18,000 का इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री हुआ है। मतलब ये मैं एरो अप की तरफ जा रहा हूँ, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, ठीक है, वो आपका 18,000 है। तो 18,000 आपने यहाँ से लेस करना है, ठीक है। 18,000 लेस करना है। उसके बाद आपने देखना है रिसीवेबल को। रिसीवेबल अगर आप देखते हो तो ट्रेड रिसीवेबल आपके 82 से 78 पे चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके रिसीवेबल जो हैं वो 4,000 से लेस हुए हैं। तो इंक्रीज़ इन मतलब डिक्रीज़ इन रिसीवेबल जो है वो आपका हुआ है, और डिक्रीज़ इन रिसीवेबल हमेशा आपका ऐड होता है। तो 4,000 आप ऐड करोगे, ठीक है। ये लेस होगा, ये ऐड होगा। अब आपने पेबल्स को देखना है। तो पेबल्स अगर आप देखो आपके यहाँ पे हैं ट्रेड पेबल्स 56 थे, 56 से 63 पे चले गए हैं। तो इसका मतलब है 7,000 से आपके पेबल इंक्रीज़ हुए हैं। तो इंक्रीज़ इन पेबल्स जो होता है वो भी हमेशा आपने ऐड करना होता है। ये अब मैंने आपको पिछली सारी क्लासेस में समझाया हुआ है। तो इंक्रीज़ इन पेबल्स जो होता है वो 7,000 आपको ऐड करना है। अब इसके बाद आपने देखना है कोई और रिसीवेबल तो नहीं है, लाइक रेंट, वेजेस वगैरह, ठीक है, टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा, ठीक है। टैक्स को और इंटरेस्ट को नहीं देखना, उसके अलावा अगर कोई रिसीवेबल वगैरह या पेबल वगैरह है तो उसको काउंटर करना है। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है सवाल में। तो यहाँ पे अब आप इसका नेट निकालोगे, उस नेट को कहोगे आप कैश जनरेटेड, ठीक है। तो उसका नाम होता है बेसिकली कैश जनरेटेड। अब वो कितना है, मेरे हिसाब से आपका जो कैश जनरेटेड आया है वो 364,000 आया है, ठीक है। अब इसके बाद आपने दो एडजस्टमेंट्स करनी है इसमें, और वो दो एडजस्टमेंट्स हैं इंटरेस्ट पेड, वो लेस करना होता है, और टैक्स पेड, ठीक है। इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। अच्छा, अब सीन ये है, यू हैव टू सी, ये दोनों लेस करने हैं। अब अगर आप इस सवाल में देखोगे यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे वो कह रहा है कि इंटरेस्ट फॉर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2011 शोड इंटरेस्ट पेबल ऑफ 32,000 एंड टैक्सेशन ऑफ 28,000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर टैक्स की और जो उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू चार्ज हुई है वो 32 और 28 हुई है। ये आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं डालना, बिकॉज दिस इज़ फॉर द ईयर। आपने वो डालना है जो आपने पे किया। तो इसका आसान तरीका है, या तो आप प्लस माइनस से कर लो या आप अकाउंट बना के कर लो। तो अकाउंट बनाओगे तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अकाउंट बना के देता हूँ एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दो अकाउंट बना लेता हूँ, एक टैक्स का भी और एक इंटरेस्ट का भी। ये मैं बनाता हूँ टैक्स का, यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंटरेस्ट का, ठीक है, छोटे छोटे। अच्छा, यहाँ पे आता है बीडी, यहाँ पे आता है सीडी, यहाँ पे आता है बैंक, और यहाँ पे आता है आपका इनकम स्टेटमेंट, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आएगा आपका BD, यहाँ पे आपका आएगा CD, यहाँ पे आएगा आपका बैंक, और यहाँ पे, सॉरी यार ये गलत हो रहा है, मैं सही करके बनाता हूँ यार, एक मिनट, सही प्रॉपर करके बनाता हूँ। अच्छा, सो अच्छा सो बेसिकली पहले टैक्स का बना लेते हैं और फिर इंटरेस्ट का बना लेते हैं। BD यहाँ पे आएगा, CD यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी CD यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बैंक की आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इनकम स्टेटमेंट की। ये चार ही वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। BD आपने देखना है टैक्स का कितना है, मैं टैक्स का बना रहा हूँ, ठीक है। तो टैक्स को आप देखोगे कि टैक्स का BD कितना है। टैक्स का BD मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये टैक्सेशन को अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे ये टैक्सेशन है, ठीक है, ये आपकी टैक्सेशन है, और टैक्सेशन एट स्टार्ट 24 है और 28 है, ठीक है। 24 आपका BD है, लाइक व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे आप 24 लिखो, यहाँ पे आप 28 लिखो, ठीक है। और आपने ये देखना है कि इस साल का आपका टैक्स कितना है। तो इस साल जो आपका टैक्स है इनकम स्टेटमेंट का, वो आप अगर ये एडजस्टमेंट पढ़ो तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि इस साल का जो आपका टैक्स है वो है आपका 28,000। देखो आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2011 शोड इंटरेस्ट पेबल ऑफ 28 एंड टैक्सेशन ऑफ 32 एंड 28,000, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट की जगह 28,000 लिख दो, 28,000 लिख दो, ठीक है। तो इसको अब अगर आप बैलेंस करोगे तो यूल गेट टू नो कि इस साल आपने कितना पे किया है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बनता है 52 एंड 52, और यहाँ पे यूल गेट टू नो यूल पे 24। तो आपने 24,000 इस साल का टैक्स पे किया है। इंटरेस्ट का भी अकाउंट ऐसे ही बनेगा, बस ये है कि यहाँ पे ही मैं बना दूंगा। अब टैक्स की जगह आप जाके वो कर लो, लिख लो इसका, ठीक है। टैक्स पेड कितना है आपका, मेरे हिसाब से आपका जो टैक्स पेड है वो 24,000 है। अब इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रह गया है। इंटरेस्ट का भी इसी तरीके से आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ इसी की जगह, इसी को इरेज करके, बिकॉज सेम तरीके से बनेगा। BD CD और बैंक और इनकम स्टेटमेंट चार चीज़ें ही आती हैं, ठीक है। तो अब ये जो अकाउंट मैं बनाने लगा हूँ, अब ये इंटरेस्ट का बनाने लगा हूँ, और मैं आपको इसके बाद ये भी बताता हूँ अगर आप प्लस माइनस से करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, ठीक है। BD और CD, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक वैल्यू आएगी बैंक की, और एक वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की। अब आपने इंटरेस्ट को देखना है, तो अगर आप यहाँ पे जाओ क्वेश्चन में तो यूल गेट टू नो कि आप अगर यहाँ पे इंटरेस्ट देखोगे तो आपका इंटरेस्ट एट स्टार्ट 14 है और आपका एट एंड 4 है, ठीक है। इंटरेस्ट एट स्टार्ट जो है वो 14 है, और यहाँ पे आपका कैरी डाउन 4 है। इस साल का आपका 32 है, आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट में पता था। अब अगर आप इसको बैलेंस आउट करो तो यू गेट टू नो कि दिस इज 46, दिस शुड ऑल्सो बी 46 एंड दिस शुड बी 42, ठीक है। तो आपका जो ये पेड है ये मेरे हिसाब से 42,000 बनता है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ कि प्लस माइनस से कैसे करते हैं। तो ये 42,000 भी आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। तो इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसको कहते हैं 298,000। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 298,000। इसका नाम होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लिख सकते हो आप, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लिख रहा हूँ। ये जब आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा उसके बाद आपने जो सेकंड हेडिंग देनी है उसमें आपने दो चीज़ें लिखनी है, ठीक है। लाइक सेकंड हेडिंग जो होगी इसकी वो होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सॉरी, आपकी जो सेकंड हेडिंग है वो आपकी आ रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है।
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग दो यहाँ पे, और इसमें दो चीज़ें आएंगी, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट आपने किया है तो वो आएगा, और अगर आपने कोई परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट किया है तो वो आएगा। अच्छा, दो चीज़ें उसके अलावा भी आ सकती हैं, मैंने आपको बताया था, वो ये कि अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है या कोई डिविडेंड आपने पे किया है, तो ये चार चीज़ें टोटल आती हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये दो ही चीज़ें आती हैं। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से आपने हमेशा सेल प्रोसीड लिखना है। तो अगर आप ये एडजस्टमेंट नंबर 3 के लास्ट पे पढ़ो तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये जो है ड्यूरिंग द ईयर आपने एक चीज़ सेल करी है जिसकी कॉस्ट कितनी थी 92,000, एंड इसको आपने सेल किया 20,000 से। यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस 20,000। तो आपका सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से जो पैसा आया है वो कितना आया है, वो यहाँ पे आपने लिखना है 20,000, सॉरी 20,000। अच्छा, अब उसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब इन द क्वेश्चन देयर इज़ नथिंग गिवन रिलेटेड टू द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है, मतलब ये है कि उसने यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि आपने कोई एसेट परचेज किया या नहीं किया। अच्छा, अगर आप ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हो ना, ये वाली, इसमें तो वो कह रहा है कि देयर वाज नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ पेटेंट्स। हमें इतना ज़रूर पता है कि हमने पेटेंट्स कोई नहीं ख़रीदे, अब लैंड भी हमने कोई नहीं ख़रीदी। वो मुझे कैसे पता चला, ये 1600 है 2011, 2010 में भी 1600 ही है, कॉस्ट चेंज नहीं हुई। जब भी आप कोई चीज़ सेल या परचेज करते हो तो आपकी कॉस्ट चेंज होती है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई चीज़ जब भी आपको लाइक कॉस्ट अकाउंट गिवन हो ना, और आपने ये कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एट एंड गिवन हो, तो आप हमेशा अकाउंट बनाया करो एंड अकाउंट बना के चेक किया करो। देखो लैंड का तो देखो कॉस्ट एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एट एंड दोनों सेम है ना, बिल्डिंग का भी 1200 और 1200 है, इसका मतलब है ये दोनों हमने कोई भी परचेज और सेल नहीं करी, ठीक है। अब रह गया ये प्लांट एंड मशीनरी, इसकी कॉस्ट देखो 729 है और 1125 है, कॉस्ट इसकी चेंज हो रही है। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका कॉस्ट अकाउंट बनाओ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आपको इसका कॉस्ट अकाउंट बना के दिखाता हूँ प्लांट एंड मशीनरी का, एंड बाकी तीन का भी समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका अगर मैं कॉस्ट अकाउंट बनाऊंगा तो कॉस्ट अकाउंट इसका बनेगा, चार चीज़ें आती हैं कॉस्ट अकाउंट के अंदर, ठीक है। चार चीज़ों में एक आता है बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक आता है सीडी, अगर आपने कुछ ख़रीदा है तो बैंक, ठीक है, और अगर आपने कुछ बेचा है तो यहाँ पे आप डिस्पोजल की वैल्यू लिखोगे। देखो आपने जो चीज़ थी, जो बीडी और सीडी है वो यहाँ से देख के लिखो। देखो आपका बीडी था 729 और सीडी 1125 है, ये दो वैल्यूज़ लिख लो। बीडी 729 है और ये 1125 है। अब डिस्पोजल की कॉस्ट लिखनी है, जो आपने एसेट बेचा है, बिकॉज दिस इज़ द कॉस्ट अकाउंट ना, तो कॉस्ट अकाउंट अगर होगा तो कॉस्ट अकाउंट के अंदर आपने डिस्पोजल की कॉस्ट लिखनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसको पढ़ो तो आपने जो चीज़ बेची उसकी कॉस्ट 92,000 थी, तो यहाँ पे डिस्पोजल की जगह 92 लिख दो, ठीक है, थाउजेंड्स कॉमन लिए हुए हैं। अब इसको जब आप बैलेंस आउट करोगे तो यू गेट टू नो कि आपने कितना ख़रीदा है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे तो समझाई हुई हैं, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे लिख लो, मैं आपके साथ करता हूँ। 92 में आपने ऐड करना है बेसिकली 1125 एंड 725 आपने लेस करना है। 1125 में ऐड करना है 92 एंड लेस करना है आपने 729। तो यूल गेट टू नो कि आपने जो परचेज किया है वो कितने का किया है, 488 का, ठीक है। अब बेसिकली होता ये है कि 92 प्लस 1125, इस साइड का जो टोटल बनता है 1217 बनता है, इस साइड का टोटल भी 1217 होना चाहिए, तो उसके बाद आप वहाँ से वो मिसिंग फिगर निकालते हो, ठीक है। तो ये हमने कॉस्ट अकाउंट से ये फाइंड आउट कर लिया हमने कितने का ख़रीदा है, तो हमने ये 488 के ये ख़रीदे हैं। अब अगर आप मिसाल के तौर पे देखो बिल्डिंग का बनाते हो ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप बिल्डिंग का बनाते हो तो बिल्डिंग का कॉस्ट टू कॉस्ट चलोगे ना, बीडी इधर आएगा
सी डी इधर आएगा, ठीक है। बी डी जो है उसका यहाँ से देख लो, इन दोनों में ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यार, ये देखो इनका बी डी और सी डी सेम रहेगा, तो मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब है आपने ना कुछ बेचा है ना कुछ ख़रीदा है, ठीक है। अगर कुछ बेचा होता तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते थे कि यार आपने कितना ख़रीदा है। तो जब बेचा और ख़रीदा कुछ नहीं है तो कॉस्ट जो है मतलब दोनों साइड्स ऑफ द अकाउंट सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये सीन है बस। 488 का आपने ये ख़रीदा है, तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट में 488,000 आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। 488,000 ये आपको लेस करना पड़ेगा। तो ये जब आप लेस करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका इन टोटल कितना बनता है, ठीक है। मतलब उसको कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये फिगर मैं आपको बताता हूँ कितना बनता है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज़, आपको बस सिंपली क्या करना है, 488,000 और 20,000, मतलब -488 लो और 20 लो, तो ये मेरे हिसाब से 400, सॉरी, ये बनता है 468,000, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट हेडिंग है आपकी, और वो लास्ट हेडिंग जो है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, मैं आपको एक दो चीज़ें समझाऊंगा, एंड प्लीज़ डोंट वरी, मैंने आपको टेक्स्ट वाला भी समझाना है कि यार वो प्लस माइनस से कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको इस पूरे सवाल का भी एक रिकैप दे देता हूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग दो और इसमें क्या क्या आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा आपका, इस तरह दो कॉलम्स बना लो बस। तो इस तरह से आप करोगे। यहाँ पे अगर आपने कोई इशू ऑफ शेयर किया है तो वो आएगा, यार ये क्या गड़गड़ है कसम से। अच्छा, अगर आपने कोई इशू ऑफ शेयर किया है तो वो आएगा, बट इन दिस क्वेश्चन आपको एक चीज़ मैंने ये समझानी है कि इशू ऑफ शेयर वो सवाल में आपको कह भी रहा है। देखो, आप वैसे पिछले सवालों में क्या करते थे, यहाँ से इशू ऑफ शेयर देखते थे ना, इशू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल को और शेयर प्रीमियम को आपने देखना है, ठीक है। अब आप देखो ऑर्डिनरी शेयर जो है ये पहले कितना था, 1000, ठीक है। 1000 से 2000 पे चला गया, इसका मतलब है शेयर इशू हुआ है, ठीक है। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी, टू वाली। वो ये कह रहा है कि जो इशू ऑफ शेयर हुआ है ये बोनस इशू हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अब याद रखना पड़ेगा कि जब भी बोनस इशू हो ना तो वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में नहीं आता। तो मतलब यहाँ पे इशू ऑफ शेयर की जगह आप जीरो लिख दो, या इशू ऑफ शेयर लिखो ही नहीं मेरी बरा से, ठीक है। अगर आपने कोई इशू ऑफ लोन किया या इशू ऑफ डिबेंचर किया तो वो आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखते हैं, अगर आप यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आओगे तो 10% डिबेंचर्स देख रहे हो, एक ही नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर लोन होगा तो वो भी यहीं पे शो होगा। 10% डिबेंचर पहले कुछ भी नहीं थे और 300 हो गए, तो 300,000 जो हैं ये आपका इशू ऑफ डिबेंचर हुआ है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर, इशू, सॉरी यार, ये ज़ीरो लिख दो और यहाँ पे आप लिख दो इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो मेरे हिसाब से 300,000 है, ठीक है। अच्छा, सॉरी यार, क्या ड्रामा है। 300,000। अब आपने इस साल डिविडेंड भी पे किया है, ठीक है। सवाल में गिवन था फर्स्ट एडजस्टमेंट में, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखना है डिविडेंड पेड, वो 30,000 था, वो आपने लेस करना है, ठीक है। 30,000 आपने
लेस करना है, तो यहाँ से यू विल गेट टू नो कि आपका कितना बनता है। तो ये डिविडेंड पेड जो था वो आपका 30,000 था। यहाँ पे देख लो यार, ये डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 30,000, ठीक है। तो ये डिविडेंड पेड आ गया। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी है जो हमने काउंटर नहीं की। तो अब इसका आपने नेट करना पड़ेगा, और वो नेट आपका बनता है अकॉर्डिंग टू मी 270,000, ठीक है। 270,000 इसका बनता है। इसको कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अच्छा, अब इन तीनों का जब आप नेट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका कैश फ्लो फॉर द ईयर कितना है। वो कौन सा नेट है, मतलब कैश फ्लो ईयर फॉर ईयर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तीनों का अगर आप नेट कर लो ना, तो यू विल गेट टू नो कि आपका कितना है टोटल नेट, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस 270,000 का और बाकी दो का भी नेट करो, जो कि 298,000 एंड थर्ड वन इज़ 468,000, ये नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज़ नेगेटिव, इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो इन तीनों का जो नेट आता है वो आता है 100,000, ठीक है। तो आपका जो मतलब ये मैंने कैलकुलेटर पे चेक कर लिया है, सो डोंट वरी, ये आपका आता है नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर आपका आता है 100,000। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट आपने इधर ऐड करना है। कैश एट स्टार्ट आपने हमेशा यहाँ पे ऐड करना है, एंड वहाँ से आपके पास आएगा कैश एट एंड। इसके मार्क्स होते हैं, ये करना है, ठीक है। कैश एट एंड। अब कैश एट स्टार्ट मुझे देखना पड़ेगा। कैश एट स्टार्ट जो है वो आपके पास, अगर यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये कैश एट एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट आपके पास कुछ भी नहीं है, एंड एट एंड आपके पास 58 है। बट यहाँ पे अगर आप देखो करंट लाइबिलिटीज़ में, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक लाइबिलिटी आपके पास है 42,000 की, ठीक है। तो इस 42,000 को यहाँ से लेस कर दो। व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पे, बिकॉज ये अगर हमारा एसेट होता, करंट एसेट्स में होता, तो इसको हम पॉजिटिव लिखते, बट बिकॉज ये हमारा नेगेटिव है तो हम इसको 42,000 ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा 58,000। अच्छा, अब इसका जो तरीका है चेक करने का कि आपने सवाल सही किया है कि नहीं किया, तो ये देखो आपका जो कैश एट एंड आया ये 58,000 है। अगर आप इसको यहाँ से रीचेक करो तो कैश एट एंड यहाँ पे भी आपका 58,000 ही है। सो इट्स एन एविडेंट कि आपका जो सवाल है वो सही हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल में जो चीज़ें डिफरेंट थी वो मैं आपको बता देता हूँ। पेटेंट की डेप्रिसिएशन जो होती है, जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है, उसके लिए जो वर्ड आप यूज़ करते हो वो अमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है। ये हमने अमोर्टाइजेशन की है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा सच नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला था, वो कैसे निकाला था, वो रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह से करके निकाला था, तो वो उस तरीके से हमारा हो गया था, ठीक है। बाकी ये है कि आपने इसके कॉस्ट वगैरह, कॉस्ट के अकाउंट बनाने हैं आपने जब भी गिवन हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाने हैं, बिकॉज गिवन है। पेटेंट्स के लिए आप कभी भी नहीं बना सकते, बिकॉज ना तो पेटेंट्स का वो गिवन है कॉस्ट, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए वो नेट बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू एट स्टार्ट प्लस परचेज माइनस सेल वैल्यू एट एंड इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो उस तरीके से करना था, ठीक है। तो ये सीन है। और एक चीज़ आपने और याद रखें कि बोनस इशू जब भी हो रहा हो तो वो आपने कभी भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में नहीं जाता, बिकॉज उसमें कोई पैसे इधर उधर नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो ये सीन है बस। अच्छा, टैक्स वगैरह का भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। बेसिकली मैंने आपको ये समझाया था, एक तो अकाउंट बना के कर सकते हो, दूसरा ये है कि यार देखो आपका जो टैक्स है ना, टैक्स अगर आप यहाँ पे देखो
जब आपका साल स्टार्ट हुआ था तो आपने टैक्स देना था, लाइक जो आपका टैक्सेशन थी वो 24,000 थी, मतलब 24,000 आप पे लाइबिलिटी थी, 24 आपने देना था। ठीक है, इस साल का 28 आप पे इस साल का आ गया, तो इन टोटल आपने कितने पैसे देने हुए? मेरे हिसाब से तो आपने 52 देने हुए। अब अगर आपने इसमें से, व्हाट आई मीन टू से इज, आपके आखिर में 28 रह गए, तो अगर आपके 28 रह गए इसमें से, तो 28 अगर लेस कर दो तो पीछे आपको पता चल जाएगा कि आपने 24 पे कर दिया है। ठीक है, ये प्लस माइनस करके इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह नहीं समझ आता तो देन यू कैन डू इट थ्रू द अकाउंट। ठीक है, तो वो प्रेफर्ड तरीका है, उसमें कोई गलती भी नहीं होती। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, ये सवाल काफ़ी मुश्किल था, इसलिए इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलो फिर करते हैं, इसका मज़ीद भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके बाय।